हमारे पास इस खास कार्यक्रम में आज वक्त है पूरे चुनावी नतीजे का लेखा जोखा पेश करने का, क्योंकि अब हमारे पास छन छन कर सारे आंकड़े आ गए हैं। उनमें से कुछ दिलचस्प आंकड़े छानकर हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किया है और ज्यादातर हमारी बात उन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द रहेगी जिसमें जीती हुई सीटें, वोट शेयर और स्ट्राइक रेट सबकी बात की जाएगी। महाराष्ट्र में नतीजों के जो डेटा सामने आए हैं उनमें कई दिलचस्प फैक्टर भी छिपे हुए हैं जो जीत और हार से परे हैं। आखिर में आंकड़ों के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि महाजीत के बाद महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कौन होगा। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि जो नतीजे सामने आए हैं उसमें अगले 5 साल के लिए किस पार्टी की कितनी हैसियत रहने वाली है, यानी दोनों गठबंधनों की कुल 6 पार्टियों को जनता ने कितनी ताकत दी है। महायुति में बीजेपी को कुल 132 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 57 सीटें उसके खाते में गई हैं। अजीत पवार की एनसीपी की बात करें तो 41 सीटें उसे मिली हैं। अब इसके खिलाफ महाविकास अघाड़ी का बुरा हाल देख लीजिए। कांग्रेस को मिली है सिर्फ 16 सीटें, सिर्फ 16 सीटों पर सिमट कर रह गई है कांग्रेस, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो 20 सीटें सिर्फ उसको मिल पाई हैं। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो सिर्फ 10 सीटें उसकी झोली में गई हैं। यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी की बात करें तो बीजेपी को 132 तो कांग्रेस को सिर्फ 16, शिवसेना को 57 तो शिवसेना यूबीटी को 20, एनसीपी ए को 41 तो एनसीपी एस को सिर्फ 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो यह है फाइनल फिगर जिस पर हार और जीत का फाइनल फैसला हो चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो जीते हैं उनकी जीत कितनी बड़ी है और जो हारे हैं उनकी हार कितनी करारी है। पहले देखिए जीतने वाले का शानदार प्रदर्शन। बीजेपी 149 सीटों पर लड़कर 132 सीटों पर जीत गई। सिर्फ 149 सीटों पर लड़ा था और 132 सीटें जीत गई बीजेपी, यानी 88.6% का उसका स्ट्राइक रेट रहा। जबकि शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें तो 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और उसमें से 57 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, यानी उसके स्ट्राइक रेट पर जाएं तो 71.3% उसका स्ट्राइक रेट रहा। और वहीं बात अगर करें अजीत पवार की एनसीपी की तो 59 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 41 सीटों पर जीत हासिल उसने कर ली है और उसका स्ट्राइक रेट 69.5% रहा। यानी तीनों ही पार्टियां फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, तो एक ने तो डिस्ट्रिक्शन हासिल कर लिया है। अब देखिए जो मुकाबला गवा चुके हैं उनकी कितनी करारी हार हुई है। कांग्रेस की बात करें तो 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 16 सीटें वो जीत पाई है, यानी 100 में से सिर्फ 16 सीटें उसके खाते में आई हैं और ऐसे उसका स्ट्राइक रेट रहा मात्र 16%। जबकि शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो 20 सीटें जीतने के लिए उसने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी 94 सीटों पर चुनावी मैदान में थी शिवसेना उद्धव गुट और जीती सिर्फ 20 सीटें। तो ऐसे में उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 21.3 रहा। बात की जाए शरद पवार एनसीपी की तो 86 सीटें जिस पर वो चुनावी मैदान में थी, 86 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिल पाई है। ऐसे में उसका स्ट्राइक रेट रहा 11.6%। यहां तीनों ही पार्टियों का प्रदर्शन पासिंग मार्क्स यानी 30% से भी नीचे है, यानी परीक्षा में फेल हो गई है पूरी तरह से। अब हम आपको बताते हैं कि सीधी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ा है। तो दोनों तरफ 3-3 पार्टियां हैं, यानी एक गठबंधन की बात करें महायुति की तो उसमें 3 पार्टियां, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उसमें 3 पार्टियां, दोनों तरफ के गठबंधन में 3-3 पार्टियां। लिहाजा तीनों पार्टियों की एक एक कर एक दूसरे से अगर तुलना हम करें तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको कई दिलचस्प फैक्ट भी दिखाई दे जाएंगे जिसे आप लोकतंत्र का फायदा या नुकसान कहें, इसमें चकरा जाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए स्वाभाविक भिड़ंत यानी बीजेपी और कांग्रेस की तुलना। बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर उसका रहा 26.77%। 132 सीटों पर जीती बीजेपी और उसका वोट शेयर 26.77% रहा।
वोट शेयर के मामले में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सीटें 25 से ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी एक बड़ा फायदा उसे सीटों में मिला है, क्योंकि 25 से ज्यादा उसकी सीटें यहां पर बढ़ गई हैं। अब अगर हाल देखा जाए कांग्रेस का, जो सिर्फ 16 सीटों पर जीत पाई है और उसका वोट शेयर रहा 12.42%। कांग्रेस को 2019 के मुकाबले सीटों और वोट शेयर दोनों का एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी जो वोट शेयर था वो भी गिरा, जो सीटें थी वो भी गिरी। 2019 के मुकाबले एक बड़ा नुकसान यहां पर कांग्रेस को मिला। जहां एक तरफ ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है, अब तक का उसका सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो वहीं 2024 में कांग्रेस की यह सबसे करारी हार हुई है। इससे पहले 2019 में 44 का आंकड़ा उसका सबसे खराब प्रदर्शन था, लेकिन अब यह जो आंकड़ा सामने आया है 16 का, वो उसका बेहद खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। यानी 19 के मुकाबले इस बार अच्छे प्रदर्शन की जगह और ज्यादा खराब हो गया कांग्रेस का प्रदर्शन। इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी ने ही किया है। दोनों पार्टियों में 75 सीटों पर सीधी सीधी टक्कर थी। 75 में से 65 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। 75 में सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई है। यानी सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस जीती, 65 सीटें जो गई हैं महायुति के झोले में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उसको सिर्फ 16 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आगे अभी सबसे दिलचस्प आंकड़ा बचा हुआ है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हुए फिलहाल समझिए कि बीजेपी ने आखिर इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की और इतने बुरे तरीके से कांग्रेस को कैसे धो डाला। इसमें सबसे ऊपर माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से इस बार सेंट्रल और लोकल दोनों लीडरशिप ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इस चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय एक संयुक्त और समन्वित अभियान को दिया जा रहा है। इसमें राज्य और केंद्रीय नेताओं ने मिलकर काम किया है। यानी राज्य के नेता भी इसमें शामिल थे, केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल थे, दोनों ने मिलकर काम किया और एक बड़ी जीत की तरफ वो पहुंचे। एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हर उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं की हैं, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों ने सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है जैसे नारों ने भी बड़ा असर दिखाया है। कह सकते हैं कि बीजेपी जनता को इन नारों का अपना मतलब समझाने में कामयाब रही है। इसके अलावा यूं तो बीजेपी की महाजीत के कई और भी फैक्टर हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आरएसएस का सहयोग भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आरएसएस बीजेपी में अनबन की खबरों को खारिज करने के लिए आरएसएस ने महाराष्ट्र के मैदान में पूरी ताकत झोंक दी अपनी। आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क को चुपचाप एक्टिव किया और सजग रहो कैंपेन के तहत राज्य भर में वोटर्स के साथ 60,000 से ज्यादा मीटिंग की और जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने का एक बड़ा काम किया। इस कोशिश से बिखरे हुए वोटों को एकजुट करने और विपक्ष की तरफ से आरक्षण और जातीय जनगणना पर चलाए जा रहे कैंपेन को बेअसर करने में बड़ी मदद मिली है। और मेरे दो खास मेहमान गौरव मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और नवीन उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी आपके पास में आऊंगी। एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की जिस तरह से हुई है, जाहिर सी बात है खुशी की तो बात उसके लिए है, लेकिन दोनों जो दल थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम जीतेंगे। महायुति अपना दावा कर रही थी, महाविकास अघाड़ी अपना दावा कर रही थी, लेकिन बीजेपी को जिस तरह की जीत मिलती है, किसको जाता है उसका श्रेय, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये ऐतिहासिक जीत है, अकल्पनीय जीत है, अप्रत्याशित जीत है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस जीत की पटकथा, इसकी बुनियाद हरियाणा के चुनाव ने ही रख दी थी। और जिस तरह से विपक्ष विभाजनकारी, विघटनकारी विषयों को लेकर पूरे देश में कैंपेन चला रहा था और तुष्टीकरण की राजनीति को खुले रूप से लोकतंत्र के बाजार में एक बिसात फेंक रहा था, जनता इस बात को भांप गई भली भांति और बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। वहीं जब लक्ष्य बड़ा होता है, प्रधानमंत्री जी ने जब लक्ष्य दिया 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्वार्थ
बहुत नगण्य हो जाते हैं, उनका महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमारी जो वहां के सहयोगी दल थे, जो सहयोगी दल रहे हैं, शिंदे जी की पार्टी, अजीत दादा पवार की पार्टी, इतने बेहतरीन सूझबूझ के साथ, समन्वय के साथ चुनाव में उतरे और मैन टू मैन मार्किंग, सीट टू सीट मार्किंग, किस तरीके से अपनी शक्ति को संयोजित करके जनता के बीच में जाया जाए। वहीं 2.5 साल से चली हुई सरकार ने योजनाओं का जिस तरह से निरूपण किया है और गरीब से गरीब जनता तक पहुंची है वो योजनाएं, उनको लाभ मिला है, ये भरोसा, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही रहा है और उसी पर मोहर वहां की जनता ने लगाया है। और इस विश्वास के साथ कि महाराष्ट्र देश का आर्थिक इंजन है, देश की आर्थिक राजधानी वहां है, इसलिए यदि वो इन लोगों के हाथ में चला जाता है जो लुटेरे प्रवृत्ति के हैं, जो भ्रष्टाचार के प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने जहां सरकार बनाई वहां का खजाना ही खाली हो गया, वहां आए दिन किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, किसी चीज पर महंगाई थोपी जा रही है, कहीं टैक्स थोपे जा रहे हैं, यहां तक कि हिमाचल में तो शौचालय पर भी टैक्स लगा दिया गया। इस तरह के प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति करेंगे तो स्वाभाविक है जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता जनार्दन है और वो सही फैसला करती है, न्याय करती है, और ये जो न्याय है ये दूरगामी न्याय है, ये सिर्फ एक चुनाव तक सीमित रहने वाला नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और 2047 के विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन जी, आपको क्या लगता है, क्या जो योजनाएं थी जो जनता तक पहुंची उसका फायदा यहां पर महायुति को, खासतौर से बीजेपी को मिला, या फिर जिस तरह से केंद्रीय नेता और राज्य के नेता एक कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर नजर आए इस चुनाव में, उसका फायदा पहुंचा? देखिए, ये दोनों फैक्टर तो है ही। करीब 100 के आसपास अगर पिछले 3-4 महीनों के अंदर देखा जाए तो क्रुशियल डिसीजंस महायुति की सरकार ने लिया था। वेलफेयर ओरिएंटेड झड़ी लग गई थी, जो योजनाएं थी एक्चुअली बेसिकली ये फ्री भी थे, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर खुद ही क्रिटिसाइज करते रहे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन उसके अलावा फार बेटर कोऑर्डिनेशन था महायुति के जो लीडरशिप थे, उसमें फार बेटर कोऑर्डिनेशन था, इनका कैंपेन फार मोर इफेक्टिव था। अगर आप देखिएगा तो प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने मिलकर करीब 16-17 रैलियां की, और अगर आप देखिएगा राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने केवल 7 रैली की आपको पूरे महाराष्ट्र में। खड़गे ने करीब 9 रैली, और उसके बाद उनके लीडरशिप का कोई सीनियर लीडर आया भी नहीं यहाँ पर। उसके अगर उसके कंपैरिजन में देखिएगा तो आप गडकरी ने करीब 40 रैली की, देवेंद्र फडणवीस ने 75, एकनाथ शिंदे ने 65, इसी तरह मैसिव मैन टू मैन एक्चुअली मार्किंग हुआ था वहां पर और मैसिव कैंपेन हुआ। तो डेफिनेटली क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू महायुति। उसके अलावा जो फैक्टर्स रहे हैं जिस पर शायद बीजेपी के लोग एग्री नहीं करेंगे हमसे, लेकिन इस इलेक्शन में हम नहीं कह रहे हैं किस पार्टी ने यूज किया है, लेकिन इस पार्टी में अनप्रेसिडेंटेड कैश का इस्तेमाल किया गया है। 700 करोड़ रुपए के कैश, 650 करोड़ इलेक्शन कमीशन ने सीज किया अल्कोहल एंड कैश, जो कि 30 साल 35 साल से हम इलेक्शन देख रहे हैं। वो 10% होता है जो सीजर होता है। तो रफली आप मानिए कि 7 से 8 हजार करोड़ रुपए ब्लैक मनी का इस इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, जो कि परवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी है। हम ये नहीं कह रहे हैं किस पार्टी ने इस्तेमाल किया क्या नहीं किया। तो ये अगर देखिएगा तो एक तरीके से डेफिनेटली क्रेडिट, आपको हर क्रेडिट देना पड़ेगा महायुति को। लेकिन जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जितनी चीजें वो कह रहे हैं हम मानते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर ये सारी बातें सही है कि देश को जो लोग तोड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट में ये वर्डिक्ट है, और तो क्या ये देश को जो लोग तोड़ रहे हैं वो झारखंड में, वो लोग क्यों नहीं वो वर्डिक्ट झारखंड में आपका मिला? दूसरी बात कि आप ये जो जिस तरह का पोलराइजिंग कैंपेन बीजेपी ने चलाया, आप भले उसको कह सकते हैं कि वो आपका एजेंडा है, वो ठीक है। जहां तक वो मेरा मानना है कि उससे इनको जरूर फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देश के पर क्या पड़ेगा उसका, दैट इज अ मैटर टू ऑफ डिबेट। हम नहीं मानते हैं कि जिस तरह का पोलराइजेशन कैंपेन बीजेपी ने चलाया, वो बीजेपी के लीडर और एलाइज ने उसको डिसअप्रूव किया था। आपको अगर वो कैंपेन सही था कि कटेंगे और बटेंगे, ये तो मेरे अनुसार तो इट्स अ वेरी प्रोवोकेटिव कैंपेन। अजीत पवार और पंकजा मुंडे और कई लीडरों ने इसको डिसअप्रूव किया था।
तो पहले तो बीजेपी के और एलायंस के अंदर इस पर सहमति नहीं थी ना। मेरा नहीं मानना है कि इसका कोई बहुत बड़ा अप्रूवल था विद इन द एलायंस के अंदर। और अगर ये बहुत इफेक्टिव रहता है ये कैंपेन, तो झारखंड में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता। जी, जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा होता तो झारखंड में भी असर पड़ता है इसका। गौरव जी, मैं आपके पास अभी आऊंगी इसी सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन इससे पहले बता दूं, अब महायुति के भीतर बीजेपी से बाहर निकलते हुए शिवसेना और एनसीपी की बात जो सबसे दिलचस्प है। पहले चाचा और भतीजे वाली एनसीपी की लड़ाई का नतीजा देखिए कि अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर 9.01 ही रहा। जबकि चाचा की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर जीत पाई, लेकिन वोट शेयर उसका ज्यादा रहा, यानी 11.28%। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि वोट शेयर में करीब 2% से अजीत पवार पीछे रह गए, लेकिन चाचा की पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। कुल 29 ऐसी सीटें रहीं जिन पर अजीत पवार ने सीधी टक्कर में चाचा की पार्टी को पटखनी दे दी। अजीत पवार की सीटें चाचा की पार्टी से 4 गुना ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। तब पार्टी 4 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपने पावर के दम पर पूरा पासा ही पलट दिया। करीब 70% के स्ट्राइक रेट से उनकी सीटों की संख्या 41 तक जा पहुंची। ये वही संख्या है जिसके साथ वो चाचा की पार्टी तोड़कर अलग हुए और पार्टी पर कब्जा जमा लिया। आज जनता से भी ये मुहर लगवा ली कि अजीत ही एनसीपी के असली वारिस है। अब देखिए कि 2 और पार्टी का मुकाबला कैसा रहा जो पिछले चुनाव तक एक थी, यानी शिवसेना शिंदे और उद्धव गुट शिंदे, जिसके नतीजे और वोट शेयर में कुछ भी मेल नहीं खा रहा। शिवसेना शिंदे की बात करें तो 57 सीटें उसको मिली है, जबकि उसका वोट शेयर 12.38% रहा। जबकि शिवसेना उद्धव की बात करें तो उसे 20 सीटें सिर्फ मिली है, वोट शेयर उसका 9.96% रहा। यानी शिंदे की पार्टी ने उद्धव गुट को पछाड़ दिया। वोट शेयर में भले ही शिंदे करीब 2.5% से ज्यादा हो, लेकिन सीटों के मामले में करीब 3 गुना ज्यादा सीटें हैं। अब देखिए कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के पूरे गुणा गणित में कौन से पॉइंट नोट करने वाले हैं। शिंदे की शिवसेना ने साबित कर दिया, बाला साहेब की विरासत पर जनता ने फैसला सुना दिया। तो बाला साहेब की जो विरासत थी, जनता ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। कांग्रेस के साथ आना उद्धव की एक गलती थी, यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। अजीत पवार ही शरद के उत्तराधिकारी हैं, यह भी सवाल। हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ सकती भाजपा, क्यों? लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी सीट हारने के बाद हिंदुत्व को लेकर बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग की और सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। और लगातार मेरे दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, जिस तरह से ये बात आपकी तरफ से कही जा रही थी कि जो योजनाएं थी, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, वही सब कुछ ऐसे ही ऐलान जनता को लुभाने वाली बात झारखंड में भी की गई थी, लेकिन वहां पर कुछ बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहा। हाँ जी, देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों की तासीर अलग है, दोनों की देशकाल परिस्थिति अलग है। झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन ने वहां पर अपना घर बना लिया है। एक बहुत बड़ी संख्या वहां पर वहां के डेमोग्राफी को बदल चुकी है। एक तो ये बात मानना पड़ेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर वहां पर बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हम कमजोर है, वहां पर भी मजबूत है। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल का रिफ्लेक्शन है वो झारखंड में दिखता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो बिल्कुल जंगलों में रहने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो परंपरागत तरीके से उनको अपने गिरफ्त में ले चुके हैं। जैसे जमाई टोला की जो बात होती है, आज झारखंड में सर्वत्र देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव के परिणामों में भी रिफ्लेक्शन आया है। और जिस तरह से शिबू सोरेन के प्रतिरूप के रूप में उनके सुपुत्र जी ने अपना चुनाव कैंपेन लड़ा और एक आदिवासी प्राइड को खड़ा किया, अपने साथ जोड़ा, तो उसका उनको स्वाभाविक लाभ मिला है आदिवासी क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड में भी हम अपनी पूरी तरह से बढ़त बनाएंगे और पकड़ मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और सारे
विषयों पर, सभी बिंदुओं पर समीक्षा अभी हमारी पार्टी करेगी। गौरव जी, अब आगे क्या? और अभी आगे क्या? नवीन जी देखिए, एक बात कह रहे थे, नवीन जी एक बात कह रहे थे कि 7 से 8 हजार करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में। मुझे लगता है इस तरह की हास्यास्पद बात नहीं करनी चाहिए, उसके प्रमाण होने चाहिए। ठीक है, जो जब्ती हुई है उसकी एजेंसियां खुलासा करेंगी, उसकी जांच करेंगी, उसका प्रमाण देंगी, लेकिन इस तरीके से किसी चुनाव को पैसे के भेंट चढ़ा देना और परिणाम को बता देना कि उसी कारण ये हुआ है, तो ये उचित नहीं है। अगर उधर संकेत भी है तो वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये जनता का दिया हुआ जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, मजबूत किया है। और जो लोकसभा में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि हमारा नेतृत्व कहीं उदास है, उस उदासी को भरपूर खुशी में तब्दील कर दिया है उन चुनाव से महाराष्ट्र की जनता ने। चाहे वो विदर्भ का क्षेत्र हो, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस जी को मजबूत किया है और महायुति की सरकार जो चल रही थी उस पर अपना लाइसेंस दिया है, अपना प्रमाण दिया है। गौरव जी, जनता ने तो अपना लाइसेंस दे दिया, प्रमाण दे दिया, लेकिन अब आगे क्या? क्या माना जाए कि फडणवीस ही अब सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जनता का जो जनादेश है उसको बहुत सीधे सरल भाषा में कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। हमारे महायुति के तीनों दल जो हैं उसके जनादेश को अगर मूल्यांकन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो वो सीधा इशारा कर रहा है, सीधा इशारा नहीं बल्कि आदेश ही कर रहा है कि किसको बनना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी एक मर्यादा है, शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा और जो तीनों दल हैं, तीनों दल के मुखिया बैठेंगे, उसमें आपसी सामंजस्य से, आपसी विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ हमारा मुख्यमंत्री तय होगा और वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, यानी बीजेपी का ही होगा, ये नहीं कह रहे हैं गौरव जी आप? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, जनादेश जो है वो स्पष्ट संदेश ही नहीं बल्कि आदेश दे रहा है कि मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो फडणवीस जी की यही तरफ जा रहा है, लेकिन इस पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा और सभी हमारे घटक दलों के साथ बैठ करके एक हेल्दी, स्वस्थ और सुखद निर्णय लेगा, जिसको वहां के सारे लोग, हमारी पार्टी और सभी घटक दल स्वीकार करेंगे और जनता के कार्यों के लिए वहां पर जाकर के फिर जुट जाएंगे। नवीन जी, जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं कि जो जनता ने दिया है वो तो जा ही रहा है उन्हीं की तरफ, यानी बीजेपी की तरफ, लेकिन क्या लगता है इतनी आसानी से मान जाएंगे एकनाथ शिंदे? नहीं, उसके पहले गौरव जी ने एक बात कही कि जो हमने कहा है वो हास्यास्पद है। कोई हास्यास्पद नहीं है। देखिए, ये हास्यास्पद है? क्या ये फैक्ट नहीं है गौरव जी कि अराउंड 650 करोड़ रुपीस के अल्कोहल एंड कैश सीज किए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा? ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि एक लीडर के केवल कार से 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ये भी फैक्ट है कि जितने इलेक्शन एनालिसिस किए गए हैं आज तक वर्ल्ड ओवर, उसमें ये फैक्ट है, इंडिया में भी ये फैक्ट है कि 10% ही सीज हो पाता है। जितने लोग पैसा ले जाते हैं वो हर आदमी पकड़ाता नहीं है। 100 कार जा रहे हैं, एक आदमी पकड़ा जाता है उसमें। तो ये जो हम कह रहे हैं, फिगर दे रहे हैं, हम किसी व्यक्तिगत पार्टी और लीडर पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये फैक्ट है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में और झारखंड के इलेक्शन में 650 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। तो ये 6 से 7 हजार करोड़ रुपए ब्लैक मनी इस इलेक्शन में उपयोग हुए हैं। ये भी फैक्ट है कि अगर आप जाके एनालिसिस कर लीजिएगा और लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में, तो अब ये 50 लाख और 60 लाख रुपए में इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। एक एक रैली में 5-5 करोड़ रुपए हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके देखे हैं। एक एक रैली में नवीन जी, गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।